हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? द स्टडी फॉर एम्बिशन से रमेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया अपना टाइम टेबल, तो फिर अब मौका नहीं है और समय भी नहीं है। दोस्तों, ये अंतिम मौका और कम समय मानकर तैयारी में लग जाइए आप लोग, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस रेगुलेटिंग एक्ट में मैं बताया था और आप लोगों का प्यार बहुत मिला है, जिसमें बहुत सारे व्यू मिले हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दोस्तों, अब आइए मैं अगले सेशन में पढ़ाता हूँ आप लोगों को कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है कंडीशन क्या रहा। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उसमें कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए एक 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद ने यह पारित कर दिया उन कमियों को दूर करने के लिए कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की प्रेसिडेंसियों के जो भी कानूनी अधिकार हैं, जो कानून बनाने के अधिकार हैं, उन अधिकारों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया। यानी कि अब वो अधिकार गवर्नर जनरल के पास चला गया। पिछले जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैं आप लोगों को बताया था, उसमें उस एक्ट में ये कमी सामने आई थी कि जो भी गवर्नर जनरल के पावर थे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन हुआ करते थे। यानी गवर्नर जनरल किसी भी कानून को बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना उसकी अनिवार्यता हो चुकी थी। तो इसलिए जो है गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं वो अधिकार विहीन होता जा रहा था, या फिर ये कहें कि उसकी शक्तियाँ सीमित कर दी गई थी। तो उसी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। तो दोस्तों, कानून बनाने का जो अधिकार था गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया। दूसरी जो कमी थी, उस दूसरी कमी को सुधारने के लिए गवर्नर जनरल को जो सुप्रीम कोर्ट के दायित्वों से मुक्ति, जैसा कि मैं बताया था, उन दायित्वों से मुक्ति दे दी गई थी कि अब आप किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा उसमें पॉइंट ये था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति थी उसे कहीं ना कहीं सीमित की गई। जहां गवर्नर जनरल की शक्ति को सीमित की गई थी, वहीं इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित की गई। और उस शक्ति को सीमित करते हुए उसे राजस्व अधिकारों से कहीं ना कहीं रोका गया, कि राजस्व अधिकारों में लाकर उसे सीमित कर दिया गया कि आप राजस्व अधिकार को सीमित करिए, यानी कि इसके अधिकार को भी कम किया गया। तो दोस्तों, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो आप लोगों को देखने को मिला, उसकी असफलता के कारण, उन असफलता के कारणों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दोस्तों इन कमियों को दूर की गई। अब इसी कड़ी में आगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है दोस्तों, उस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए तो ये पिट्स इंडिया एक्ट का, यानी कि जो पीट थे, विलियम पीट, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पीट थे। और उस विलियम पीट के ही समय जो है उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत दो कमेटी गठित की गई थी जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। उस एक कमेटी का नाम था सेलेक्ट कमेटी, दूसरे की सेक्रेट कमेटी। और सेक्रेट कमेटी को आप समझ सकते हैं, गुप्त कमेटी हुई। और इस गुप्त कमेटी को इंग्लिश में सेक्रेट कमेटी कहा जाता है। दोस्तों, इस गुप्त कमेटी के जो अध्यक्ष थे हेनरी डंडास थे, और हेनरी डंडास के नाम से इसे कह सकते हैं डंडास कमेटी। तो डंडास कमेटी के को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। जो फॉक्स का इंडिया बिल था, जो फॉक्स महोदय के इंडिया बिल के नाम से जाना गया, और ये संसद में पेश किया गया। जब संसद में इसे पेश किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड सभा में ये बिल असफल हो गई।
यानी कि राज्यसभा में ये बिल को अस्वीकृत कर दिया गया। जब राज्यसभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया तो फलतः उसका प्रतिफल क्या हुआ कि जो फॉक्स का और लॉर्ड नॉर्थ की गवर्नमेंट चल रही थी, वहाँ पे जो मिली जुली सरकार थी दोस्तों, वो मिली जुली सरकार गिर गई, यानी बर्खास्त हो गई। ऐसे कंडीशन में ये, हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि किसी विदेशी देश के नियम कानून के वजह से, यानी कि ये कह सकते हैं कि भारत के नियम कानून को बनाने के संदर्भ में अब भारत से संबंधित कोई बिल ऐसा था, ये पहला और अंतिम मौका था जहाँ पे कोई सरकार जो हो गिरी हो। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट मैटर है कि कोई सरकार अगर गिरी है तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में आया हुआ बिल था, जो लॉर्ड नॉर्थ की और फॉक्स की ये सरकार थी जो मिली जुली थी, ये गिर गई। दोस्तों अगले कड़ी में कंपनी के अधिकारों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब कंपनी के जो अधिकार थे अलग अलग कर दिए गए। पहले तो एक ही था लेकिन बाद में अलग अलग कर दिए। तो कंपनी के अधिकारों को दो भाग में डिवाइड किया गया। एक तो था व्यापारिक, दूसरा था राजनैतिक। व्यापारिक और राजनैतिक में अलग करके इसे, जहां व्यापारिक को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, वहीं पे राजनैतिक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एक काम करिएगा कि यदि आप लोगों को इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो एक को याद कर लीजिए इनमें से, राजनीतिक को या फिर व्यापारिक को। तो राजनीतिक को मान लीजिए याद कर लेते हैं, तो आरबीसी कर लीजिए, यानी कि आरबीसी कर लीजिए। आरबीसी दोस्तों राजनीतिक यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें आरबीसी इसको रख लीजिए कि राजनीतिक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि आरबीसी कर लीजिए। दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए जो है इसे याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वैसे भी दोस्तों सामान्य है, इसे याद कर सकते हैं, लेकिन अगर लग रहा है तो इसका सहारा ले सकते हैं। वहीं अगले कड़ी में देखिए दोस्तों कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, यानी कि राजनीतिक अधिकार को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो संरचना है उस संरचना को देखा जाए तो इसे इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया। क्या क्या? वो एक था वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और प्रिवी काउंसिल। तो वित्त मंत्री एक था, राज्य मंत्री दो एक था, और प्रिवी काउंसिल के जो सदस्य थे उसमें चार थे। और प्रिवी काउंसिल के सदस्य जो चुने जाते थे वो सम्राट उनकी नियुक्ति करता था। प्रिवी काउंसिल के सदस्य जो चुने जाते थे वो आपके पार्लियामेंट से ही, और उनके चार सदस्य वो सब मिला के वो सम्राट ही नियुक्त करता था। तो ये रहा इनकी संरचना दोस्तों। और इसकी संरचना के अंतर्गत ये याद कर लीजिएगा कितने वित्त मंत्री थे, कितने राज्य मंत्री, और प्रिवी काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी थी, नियुक्ति कौन करता था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, तो काउंसिल के सदस्य जो चार हुआ करते थे उन चारों सदस्यों का मैं नाम याद करा दूँ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछा है कि इन काउंसिल के सदस्यों का नाम। और ये काउंसिल के सदस्य काफ़ी फेमस हैं दोस्तों, तो इनको जो है आप याद देख लीजिए। एक बारवेल थे, क्लेवरिंग थे, फ्रांसिस थे और मानसन थे। बारवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन, सॉरी दोस्तों, ये चारों जो हैं ये इन चारों सदस्यों को बार बार पूछा है कि कौन कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है। तो दोस्तों इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत सामान्य है, इन्हें याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों कि अगली जो पॉइंट है उस अगली पॉइंट में 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दोस्तों, इसमें जो है जो अगला पॉइंट हुआ था वो ये कि ये पहला अधिनियम है जिसने द्वैध शासन को अस्तित्व में लाया, यानी द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ हुई। और इस द्वैध शासन की प्रणाली का कंडीशन ये था कि ये 1858 तक
अस्तित्वान रही है। 1858 तक ये जो है द्वैत शासन प्रणाली रही है। अच्छा, द्वैत शासन प्रणाली का मतलब क्या रहा दोस्तों, कि द्वैत शासन प्रणाली का मतलब ये रहा कि जो ब्रिटिश इंडिया क्षेत्र है, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र है जो, वो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पे दो लोग शासन करेंगे, एक कंपनी और दूसरा ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार और कंपनी जब दोनों किसी एक क्षेत्र पे शासन करने लगे, उसे द्वैत शासन प्रणाली की, वहाँ से द्वैत शासन प्रणाली की नींव पड़ जाती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कब तक रहा और कौन कौन इस पर शासन करते थे, यानी कंपनी और ब्रिटिश सरकार। दोस्तों अगली पॉइंट में कि इसी एक्ट के तहत सैन्य, असैन्य और राजस्व सभी मामलों को कंपनी के अधीन कर दिया गया, यानी कि कंपनी की पावर को बढ़ाया गया। सैन्य की, असैन्य और राजस्व, ये तीनों मामले, सैन्य, असैन्य और राजस्व, ये तीनों मामलों को कंपनी के अधीन कर दिया गया। तो कंपनी के अधीन जो मामले हुए थे वो सैन्य, असैन्य और राजस्व तीनों मामलों को कर दिया गया था दोस्तों। और अगली पॉइंट है आपका कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी संख्या घटा दी गई और उसे कितनी कर दी गई, 3। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की संख्या जो है 3 कर दी गई। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, ये इसी के तहत केंद्रीय सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने पर, जो केंद्रीय सरकार का जो भी निर्देश है, अगर उसकी अवहेलना प्रांतीय सरकार करती है तो उस सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दोस्तों जीजी के पास दे दिया गया, यानी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो गवर्नर जनरल की यहाँ पे शक्ति को ज़्यादा बढ़ा दिया गया। जहाँ पे इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कम किया गया था, वहीं पे पिट्स इंडिया एक्ट में इसे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। और दोस्तों अगली पॉइंट है कि इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया कि कंपनी के कर्मचारी किसी प्रकार के उपाधि नहीं ले सकते, यानी कि कंपनी के कर्मचारी, कोई भी कंपनी का कर्मचारी है, उसे अगर कहीं कोई उपाधि देता है तो उन उपाधियों को वो नहीं स्वीकार करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रियासतें थीं, उनके राजा वगैरह थे, वो राजा जब किसी प्रकार की उपाधि देते थे, उस उपाधियों से इन्हें रोक लगाया गया कि क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी जो है राजाओं तक जा रही थी। तो इसलिए जो है ये धीरे धीरे ब्रिटिश जो है अपना काम प्रारंभ कर दिया था एक अधिकार के रूप में। तो दोस्तों ये रहा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था। और ये पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों देखा जाए तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित कर दिया और गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया। और ये पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों काफ़ी ही अच्छा रहा और इनके जो भी प्रावधान रहे असफलताओं के कारण कम इसमें रहे हैं। फिर भी दोस्तों अगले जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इसकी असफलता तो नहीं कर सकते, इसमें क्या क्या कमियां थी, उन कमियों को भी आप लोगों के सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कितना सक्सेस रहा और कितना असफल रहा। तो दोस्तों ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका पूरा हो जाता है, उसकी 73 की कमियों को भी दूर किया जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों इसको जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ का जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कमियों को पूछ देता है। और बाकी दोस्तों ये आपका पूरा होता है। और लेकिन दोस्तों इसको एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सेटलमेंट आया, सेटलमेंट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया और इस पिट्स इंडिया एक्ट के बाद दोस्तों जो अगला आपका आएगा एक्ट, उस एक्ट में आपको मैं बताऊंगा
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने पैर कहाँ कहाँ पसार रही है और उसकी गतिविधियाँ क्या हो रही है। तो दोस्तों ये इससे क्वेश्चन हर बार इससे क्वेश्चन बनाया है दोस्तों। और इसको अगर ढंग से देख ले रहे हैं, सिर्फ एक बार देख ले रहे हैं, तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ध्यान से देख ले रहे हैं, तो यकीन मानिए इससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, हर बार किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार ये क्वेश्चन पूछता है और उसे आप सही करके आएंगे। तो दोस्तों तैयारी आप लोग जम के करिए, मेहनत जम के करिए, क्योंकि टाइम नहीं है। और ये मेरा वीडियो पूरा होता है दोस्तों, इसे सुने आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर अच्छा अभी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी की घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे जल्दी। और दोस्तों टाइम है नहीं, और दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोगों की मेहनत के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, ओके दोस्तों।